दोस्तों, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 1.4। आरबीएससी का उदाहरण है ये, आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक का। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। आपको दिया हुआ है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये आंकड़े अधिकतर हमें याद रहते हैं और याद नहीं रहें तो दिए हुए भी आ सकते हैं। इस प्रश्न में मोटा मोटी हमें दो काम करने हैं। पहले हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना करनी है और बाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करनी है। इसके बाद हमें इन दोनों की तुलना करनी है, अर्थात इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से मान लीजिए r दूरी पे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है me और प्रोटॉन का द्रव्यमान है mp। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये हमें पता है। बीच की दूरी पता है। इन दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हम ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का e और प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का e। इन आवेशों के द्वारा हम इनके बीच के विद्युत आकर्षण बल की गणना भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इन दोनों के बीच विद्युत आकर्षण बल कितना लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल और ये ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से सूत्र आपको आता है F इलेक्ट्रिक होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऊपर से देखते हैं, मान रखते हैं। K Q1 है इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, प्रोटॉन का चार्ज E बटे में R स्क्वायर या KE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। आप लोग ध्यान दें, मैंने यहाँ ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिया है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जब भी हम विद्युत बल का परिमाण ज्ञात करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का चिन्ह लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसका परिमाण लेना पर्याप्त है। मान रखते हैं। कि आप लोगों को पता है 9 गुणा 10⁻⁹। यदि माध्यम के बारे में कुछ न कहा हो तो हम निर्वात ही मानते हैं और परमाणु के भीतर निर्वात माना जा सकता है, तो हमने वहाँ 9 गुणा 10⁻⁹ ले लिया। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का ये स्क्वायर और दूरी अपने को दी है 5.3 गुणा 10⁻⁻11 इसका स्क्वायर। ये हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या है। ये आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 बटे 5.3 गुणा 5.3 और यदि हम घातों को जोड़ें तो 19 का स्क्वायर होगा 10⁻⁻38 और उसमें से जब हम प्लस 10⁻9 जोड़ेंगे तो बनेगा 10⁻⁻29। नीचे 10⁻⁻22 आएगी, ये मात्रक न्यूटन। इसको यदि हम और सॉल्व करेंगे, इनका गुणा भाग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.82 इंटू 10⁻22। जब आप ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻7 बचेगी। इसको हम कह सकते हैं 8.2 गुणा 10⁻⁻8 न्यूटन। सार्थक अंकों का नियम ये कहता है कि हमेशा एक संख्या के बाद पॉइंट लगना चाहिए।
तो इस पॉइंट को हम इधर एक स्थान सरका देंगे। तो जब भी दशमलव एक स्थान दाईं तरफ सरकता है तो घात ऋणात्मक अंकों में 1 बढ़ जाती है। तो ये -7 से -8 हो जाएगी। आंसर आएगा 8.2 गुणा 10 की घात -8 न्यूटन। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यदि एक दूसरे से प्रथम कक्षा की त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल इतना होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल हमने पीछे एक नियम सीखा है 11वीं क्लास में, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसको हम लिखेंगे F ग्रेविटेशनल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यदि यहाँ मान रखें तो ये बन जाएगा G me mp अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर द्रव्यमान भी होता है इसलिए इनके कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। मान रखेंगे तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। ये मान हमने देखा था अभी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी हमें पता है, दूरी भी हमें पता है, और ये न्यूटन। इसको जब हम पूरा हल करेंगे तो हमें इसका आंसर प्राप्त होगा 3.6 गुणा 10 की घात -47 न्यूटन। तो हमने दोनों कणों के बीच वैद्युत बल भी ज्ञात कर लिया, गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्ञात कर लिया। अब करते हैं इन दोनों की तुलना। तुलना करने का मतलब इनकी अनुपात की वैल्यू पता लगाना। तो देखते हैं। वो हमारे पास आया था 8.2 गुणा 10 की घात -8, और ये आया है 3.6 गुणा 10 की घात -47। मात्रक कट जाएंगे आपस में। इसमें जब भाग लगाएंगे तो ये मिलेगा 2.27, और 47 में से जब 8 घटाएंगे तो ये आएगा 10 की घात 39। इस अंक को छोड़ दें और इस घात पे विचार करें और देखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में 10 की घात 39 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यदि हम इस अंक पे ज़्यादा ध्यान न दें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 39 गुना प्रबल होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, अर्थात विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 2.27 गुणा 10 की घात 39 गुना है। ये सिचुएशन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए है। यदि ये कण दोनों प्रोटॉन होते तो ये 10 की घात 36 आता है, और यदि ये कण दोनों इलेक्ट्रॉन होते तो ये आंकड़ा 10 की घात 42 आता है। तो ये अनुपात आपको रटना नहीं है, बस इससे ये सीख लेना है कि जो आवेशित कण होते हैं उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उन्हीं आवेशित कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत प्रबल होता है। तो जब भी दो आवेशों के बीच में वैद्युत बल की बात होती है उस समय हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही कम होता है। अगला एग्जाम्पल है 1.5। एग्जाम्पल 1.5 में
हमें दिया गया है कि दो समान आवेश वाले धनायन हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं और वो दूरी है 5 एंगस्ट्रॉम, और उन दोनों धनावेशों के बीच लगने वाला बल 3.7 गुणा 10 की घात -9 न्यूटन है। ये हमें प्रतिकर्षण बल का मान दिया हुआ है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं? ये क्वेश्चन दो चीज़ें हमसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहले तो आवेश का मान कितना है, Q की वैल्यू कितनी है, फिर हम क्वांटीकरण यूज़ करेंगे और N यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन उस वस्तु ने त्यागे हैं। ये दो चीज़ें हमें पता करनी है। तो अगले ने हमें दिया क्या है, दूरी दे रखी है R 5 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम कह सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -10 मीटर। हमें दे रखा है प्रतिकर्षण बल 3.7 गुणा 10 की घात -9 न्यूटन। हमें आवेश पता नहीं है। माना प्रत्येक आयन पर, धनायन पर आवेश Q है। पहले धनायन पर भी आवेश Q है, दूसरे पर भी Q है। अतः कूलाम के नियम से यदि हम कूलाम का नियम यूज करें तो प्रतिकर्षण बल का सूत्र ये होता है कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगले ने माना है कि प्रत्येक आवेश Q है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि Q गुणा Q बटे R स्क्वायर या KQ स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अब हम मान रखेंगे, आंसर देखते हैं कितना आता है। मान रखने पर इलेक्ट्रिक फोर्स का मान है 3.7 इंटू 10 की घात -9। K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q हमें ज्ञात करना है। R हमें दे रखी है 5 गुणा 10 की घात -10 का स्क्वायर। तिरछा गुणा करते हैं। Q स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी 3.7 गुणा 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 10 की घात -20, ये 10 की घात -9 भी पड़ी है, और ये नीचे आएगा तो 9 गुणा 10 की घात 9। और सॉल्व करते हैं। 3.7 गुणा 25 बटे 9, अब घात जोड़ देते हैं। 20 और 9 29, और ये 9 ऊपर गई, एक ही चिन्ह की हो जाएगी ऊपर जाके, 29 और 9 38। हमें Q ज्ञात करना है, तो हम इस पक्ष का वर्गमूल ले लेंगे। अब देखिए वर्गमूल कितना आसान है। 3.7 का वर्गमूल 4 के कुछ आसपास आएगा, जो कि 1.92 होता है लगभग। 25 का 5 और 9 का वर्गमूल 3। 38 घात सम संख्या है तो ठीक आधी कर दीजिए, -19। और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1.92 को 5 से गुणा करके जब हम इसमें 3 में भाग लगाएंगे तो ये हमें मिलेगा 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो प्रत्येक धनायन पर आवेश का मान हमें मिल गया। आवेश का मान पता हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो हम आवेश का क्वांटीकरण लगा सकते हैं। तो यूज करते हैं उसको। क्वांटीकरण संकल्पना से Q इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं एनी। Q का मान हमें दे रखा है 3.2 गुणा 10 की घात -19। N हमसे पूछा गया है। E हमें पता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। 10 की घात -19 कट करते हैं
n का मान मिलेगा 3.2 बटे 1.6, और जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी 2, यानी प्रत्येक वस्तु ने 2-2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1.5। एग्जाम्पल 1.6 में हमें दो बिंदुवत आवेशों के बीच निर्वात में बल दे रखा है 18 न्यूटन, और उसके बाद उन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच एक कांच की पट्टिका रखने की बात कही जा रही है जिसका परावैद्युतांक 6 है। कांच की पट्टिका की मोटाई भी दे रखी है, लेकिन इसका यहाँ कोई महत्व नहीं है। अब बल कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। दिया है बिंदुवत आवेशों के मध्य निर्वात में बल। मान लीजिए निर्वात के बल को हम F0 लिखते हैं, तो ये दे रखा है 18 न्यूटन। बाद में माध्यम दे रखा है, माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी इसे कहा जाता है, एप्सिलॉन r से इसको दिखाते हैं। ये हमें दे रखी है 6। इस मोटाई का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम इसे नोट नहीं करेंगे। तो हम जानते हैं कि माध्यम में विद्युत बल किस प्रकार से दिया जाता है, उसका सूत्र याद करें। F मीडियम हम लिखते हैं F0 बटे उस मीडियम का एप्सिलॉन r, जिस मीडियम में हमसे बल पूछा जा रहा है। तो मान रखते हैं F0 की वैल्यू है 18 न्यूटन और एप्सिलॉन r का मान दिया हुआ है 6। तो भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा 3 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं कि यदि दो बिंदु आवेश आपके पास हों और निर्वात में इनके बीच में लगने वाला बल F0 है, तो यदि आप बीच में कोई माध्यम रख दें जिसका एप्सिलॉन r आपको पता हो, तो विद्युत बल का जो सूत्र होता है वो F0 बटा एप्सिलॉन r होता है। ये हमने पीछे सीखा है। F0 का मान रखा, एप्सिलॉन r का मान रखा, तो आप देखेंगे कि बल का मान 3 न्यूटन हो गया, यानी बल 6 गुना से घट गया। एग्जाम्पल 1.7 में हमें एक बिंदु आवेश दिया गया है 2 माइक्रोकूलम का, और इसकी स्थिति दे रखी है 2 मीटर, 1 मीटर। एक दूसरा आवेश है जो -5 माइक्रोकूलम का है और इसकी स्थिति है -2 मीटर, 4 मीटर। आपको पूछा गया है Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है वो लिखते हैं सबसे पहले। दिया है Q1 आपको दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, जिसको आप कह सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम। Q2 आपको दिया गया है -5 माइक्रोकूलम, जिसको आप कह सकते हैं -5 गुणा 10 की घात -6 कूलम। अब पहले कण की जो स्थिति है वो दे रखी है, उसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2 मीटर, 1 मीटर। निर्देशांक से हम इसका स्थिति सदिश बना सकते हैं, इसलिए प्रथम कण जो आवेशित कण है उसका स्थिति सदिश तो आपने 11वीं क्लास में सीखा है कि स्थिति सदिश बनाने के लिए इस निर्देशांक के आगे आई कैप और इस निर्देशांक के आगे जे कैप लगा देते हैं। तो यूज करते हैं 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप मीटर। इस प्रकार से
इस निर्देशांकीय स्थिति को हम स्थिति सदिश में रूपांतरित कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे कण के निर्देशांक आपको दिए हैं, -2 मीटर, 4 मीटर। फिर वही पद्धति यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं। दूसरे कण का स्थिति सदिश बनेगा, जो पोजीशन वेक्टर है वो बनेगा R2 सदिश -2i कैप +4 j कैप मीटर। ये दोनों स्थिति सदिश हमने बना लिए पहले कण और दूसरे कण के। अब जो चीज़ दी गई है वो हम सामने लिख चुके हैं। अब कूलाम का नियम लगाते हैं सदिश रूप में और ज्ञात करते हैं कि बल कितना लगेगा और किस दिशा में लगेगा। कूलाम के नियम से Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा विद्युत बल, इसको हम लिखेंगे F। जिस पे लगता है उसको पहले लिखते हैं F2, जो लगाता है उसको बाद में लिखते हैं F21। दूसरे पर पहले द्वारा लगाया गया बल, फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, तो इसको लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। यहाँ डायरेक्शन 21 कैप तब होती है जब दोनों आवेश सजातीय हैं। और आप देख रहे हैं प्रश्न में एक चार्ज प्लस का है, एक चार्ज माइनस का है, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस। ये माइनस हम तब यूज़ करते हैं जब ये चार्ज विजातीय होते हैं। आप ट्रिक याद करिए कि जब यहाँ 2 1 होता है तब यहाँ भी 2 1 होता है, तब यहाँ भी 2 1 होता है, ये हमने सीखी थी। लेकिन सजातीय होते हैं तो प्लस और विजातीय होते हैं तो माइनस। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, या F21 सदिश इज इक्वल्स टू, माइनस को आगे ले आइए, R21 स्क्वायर। इस R21 कैप को लिखेंगे R21 सदिश बटे R21, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो R21 कैप होता है उसको आप R21 सदिश बटे R21 लिख सकते हैं। एकांक सदिश जो है वो सदिश में सदिश के परिमाण का भाग देने पे प्राप्त होता है। या ये हमारा सूत्र बन गया। इस सूत्र में हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो दिया है Q1 Q2 हमें पता है, दे रखा है, R1 R2 हमें पता है। चूंकि R21 सदिश होता है R2 सदिश माइनस R1 सदिश। अभी हमने R2 की स्थिति देखी थी, माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप था। इसमें से हम घटाएंगे 2i कैप प्लस j कैप। मीटर तो आगे लगेगा ही, तो ये इसके पूरे के आगे मीटर लगा सकते हैं, ये मीटर। और सॉल्व करते हैं तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये हो गया माइनस का 4i कैप। और इस 4j कैप में से जब j कैप घटेगा तो ये बचेगा प्लस का 3j कैप मीटर। ये आपका R21 सदिश का मान आ गया, ये यहाँ रख देंगे लाके। और नीचे R21 का परिमाण भी चाहिए, तथा R21 सदिश का परिमाण यानी कि R21 वो होगा अंडर रूट x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 25 यानी कि 5 मीटर। अब ये सारे मान हम रखेंगे उस सूत्र में। मान रखने पर
F21 सदिश हमें मिलेगा, K का मान पहले तो माइनस है वो लगा देते हैं, फिर K का मान, फिर Q1 का मान, फिर Q2 का मान। ध्यान दें यहाँ मैंने माइनस नहीं लिया है क्योंकि माइनस हम पहले से प्रयोग में ले चुके हैं, बटे R21 की क्यूब तो 5 की क्यूब, और यहाँ R21 सदिश का मान रखेंगे माइनस का 4i कैप प्लस का 3j कैप, बल का मात्रक न्यूटन। K Q1 Q2 R21 क्यूब R21 सदिश, और ये माइनस हम पहले से लगा चुके हैं। गुणा भाग करते हैं, माइनस को पड़ा रहने दीजिए, 9 का 2 से गुणा करेंगे 18, इस 5 को पड़ा रहने दीजिए, और एक काम कर सकते हैं, इस 5 से घात काट लेते हैं तो नीचे 2 घात बचेगी, 5 का स्क्वायर 25, और घात जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 और 6 12, माइनस की 12 है उसमें से प्लस की 9 जाएगी तो माइनस की 3 बचेगी, माइनस का 4i कैप प्लस का 3j कैप न्यूटन। 18 में हम 25 का भाग लगा लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अठारह में जब हम 25 का भाग लगाएंगे तो ये हमें मिलेगा 10 की घात -3 है ही, -4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। इस माइनस को हम आगे ले जाते हैं, यहाँ से ले जाके आगे ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, एक पॉइंट आगे सरकाते हैं तो ये बनेगा 7.2 गुणा 10 की घात -4, 4i कैप -3j कैप न्यूटन। ये आपके पास फोर्स सदिश रूप में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1.8 में हमें 2 छोटे बिंदुवत गोले दे रखे हैं जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। इनको एक उभयनिष्ठ बिंदु से 2 कुचालक धागों की सहायता से लटका दिया गया है। धागे की लंबाई 40 सेंटीमीटर है प्रत्येक धागे की। दोनों गोले समान रूप से आवेशित हैं, यदि एक पर आवेश Q है तो दूसरे पर भी Q है। साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है और प्रत्येक गोले पर आवेश आपको ज्ञात करना है। पहले इसकी अजम्पशन करिए, मान लीजिए ये कोई दीवार है जिससे हमने 2 धागे ऐसे लिए और एक गोला यहाँ बांध दिया, दूसरा गोला यहाँ बांध दिया। दोनों कुचालक धागे हैं। इस गोले को Q आवेश दिया और इसको भी Q आवेश दिया, तो कल्पना करिए क्या होगा। दोनों आवेश सजातीय हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो दोनों गोले दूर हटेंगे। दूर हटेंगे तो सिचुएशन ऐसी बनेगी, इस प्रकार दूर हटते जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। दोनों गोलों का द्रव्यमान समान है, ये लंबाई भी दोनों की सेम है L। तो जब दोनों गोले दूर हटेंगे तो दूर हटने का मूल कारण होगा वैद्युत प्रतिकर्षण बल। वैद्युत प्रतिकर्षण बल, दोनों एक दूसरे को F इलेक्ट्रिक फोर्स से मान लिया दूर धक्का मारते हैं, बाहर नीचे की तरफ कार्य करेगा mg, जिसको आप वेट भी कह सकते हैं mg। आप चाहें तो इसको W से भी दिखा सकते हैं, वेट से। इन दोनों बलों का जो परिणामी बल होगा वो इस तरफ कार्य करेगा और उस परिणामी बल के प्रतिक्रिया स्वरूप इस रस्सी में एक टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगा जो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में लगेगा। तो क्रिया यदि ये है तो इस बिंदु पर प्रतिक्रिया फलस्वरूप यहाँ भी टेंशन फोर्स इस प्रकार से दिखाना चाहिए, इसी प्रकार इधर, और प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ। तो धागे में टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये दोनों गोले तब तक दूर जाते जाएंगे जब तक ये साम्य स्थिति में नहीं आ जाते। हम जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु साम्य स्थिति में आती है तब उस पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बल तुलित हो जाते हैं। देखते हैं कैसे। इस क्षैतिज बल को और इस क्षैतिज बल को
संतुलित करने वाला कोई दूसरा बल होना चाहिए। इसी प्रकार इस ऊर्ध्वाधर बल को भी संतुलित करने वाला कोई बल होना चाहिए। जरा आप यहाँ गौर से देखें, इस गोले पर भी टेंशन फोर्स धागे में T है, इसमें भी धागे में टेंशन फोर्स T है। यदि इस साम्य स्थिति से ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यदि हम यहाँ एक काल्पनिक रेखा खींचें तो ये एंगल भी थीटा होगा। एकांतर कोण से हम ये बता सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी यदि हम एक इमेजिनरी लाइन खींचें तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब हम चाहे तो इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, चाहे उस बॉल का बना लें, एक बॉल से हम सारी व्याख्या कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, इस टेंशन फोर्स का एक घटक आपको इस तरफ मिलेगा जिसको हम कहेंगे T cos थीटा। आपने घटक करने का तरीका पीछे सीखा है कि जहां से कोण बनता है उस रेखा पर कॉस घटक आता है, और कॉस घटक के लंबवत आपको इस तरफ मिलेगा साइन घटक। इसी प्रकार से इस टेंशन के भी घटक करेंगे तो इधर आपको मिलेगा T cos थीटा और इस तरफ मिलेगा T sin थीटा। तो हम कहेंगे प्रत्येक गोले की ऊर्ध्वाधर संतुलन के लिए T cos थीटा mg के बराबर होना चाहिए। तथा क्षैतिज संतुलन के लिए T sin थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। दोनों गोलों में से प्रत्येक गोले पर आवेश Q है और साम्य अवस्था में दूरी दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। ये साम्य अवस्था दूरी है जहां गोले आगे जाना बंद कर देते हैं। इस दूरी को हमने D मान लिया। तो आप लिख सकते हैं K Q² बटे D स्क्वायर। यहां मैंने कूलाम का नियम लगाया है। प्रत्येक गोले पर आवेश Q है तो Q1 इंटू Q2, Q गुणा Q, Q हो गया Q² और नीचे D का स्क्वायर हो गया ये रहा। तो ये आपका क्षैतिज घटक का संतुलन, और ये बराबर है और T sin थीटा के Q² अपॉन D स्क्वायर के बराबर है। यदि हम समीकरण 2 में 1 का भाग लगाएं तो हमें मिलेगा, T से T कट हो जाएगा, इधर मिलेगा KQ² बटे D स्क्वायर और नीचे mg। ये बन गया tan थीटा ये सूत्र हमें मिल जाता है। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 3। अब यहां एक विशेष बात पे ध्यान दीजिए। यदि ये टोटल दूरी D 4 सेंटीमीटर है तो आधी दूरी हो गई D बटा 2। तो इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि जो लंब है D/2 ये इस कर्ण L की तुलना में बहुत छोटा है। यहां D/2 इज लेस देन L, इसलिए थीटा अल्प है। और जब कोण छोटा होता है तो आप साइन थीटा और टेन थीटा को लगभग समान ले सकते हैं। टेन थीटा को हम लगभग साइन थीटा के तुल्य मान सकते हैं। और साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू है D/2, कर्ण की वैल्यू है L। यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी D/2 अपने को मिलेगा 4/2 और L है अपने पास 40। तो ये बनेगा 1/20। ये अपने पास साइन थीटा के वैल्यू आ गई। समीकरण 3 से ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो साइन थीटा KQ² अपॉन D² mg। और सॉल्व करें
तो क्यू स्क्वायर का सूत्र बनेगा mg डी स्क्वायर साइन थीटा बटे के, और हमें क्यू ज्ञात करना है तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। अब हम ये सारे मान रख देते हैं। m का मान है 200 ग्राम, तो 200 गुणा 10 की घात -3। g का मान 10, d अपने को 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 4 × 10 की घात -2, और d का स्क्वायर है तो एक बार फिर इसको लिख देंगे 4 गुणा 10 की घात -2। साइन थीटा का मान 1/20 हमें प्राप्त हो चुका है, और k का मान 9 गुणा 10 की घात 9। थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे। 2 से आप 2 कट कर दीजिए और घात जोड़ते हैं, कितनी आती है। 4 का 4 से पहले गुणा कर लो 16, नीचे रह गया 9। घात देखते हैं, 2 और 2 4, ये माइनस की 4 हो गई, और ये कट हो जाएगा, माइनस की 4 और 3 माइनस की 7, और उसमें से 2 गया तो माइनस की 5, नीचे है 10 की घात 9। और सॉल्व करेंगे, 16 का अंडर रूट 4, 9 का 3, और ये रह गया अंडर रूट 10 की घात -14, ये आ जाएगा 10 की घात -7 कुलाम आप यहाँ भी लगा सकते हैं, और ये वैल्यू मिलेगी आपको 1.33 गुणा 10 की घात -7 कुलाम, यानी प्रत्येक गोले पर आवेश 1.33 गुणा 10 की घात -7 कुलाम है। एग्जाम्पल 1.9 में 2 चार्ज हमें दिए गए हैं 9e और 4e, और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। एक तीसरा आवेश है स्मॉल q, इसको इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर बीच में कहीं रखना है, और इस प्रकार से रखना है कि वो संतुलन में रहे। तो उसे कहाँ रखेंगे ये हमसे पूछा गया है, देखते हैं। एक बिंदु आवेश है 9e, दूसरा बिंदु आवेश है 4e, केंद्रों के बीच की दूरी है r। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। एक तीसरा आवेश है स्मॉल q, उसे कहाँ रखें। तो सबसे पहले तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों आवेश बराबर के होते, कुछ ऐसा होता, ये भी q और ये भी q, और बीच की दूरी r होती, और हमें किसी स्मॉल q आवेश को संतुलित करना होता तो हम ठीक बीच में रखते। ये दूरी भी r/2 और ये दूरी भी r/2। ऐसा कब होता, जब ये दोनों आवेश बराबर के होते। क्यों, ये आवेश इस पर, एक बार मान लेते हैं कि स्मॉल q इन दोनों का सजातीय है, यानी ये दोनों प्लस के हैं तो स्मॉल q भी प्लस का है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये आवेश इस पर लगाता प्रतिकर्षण बल, कितना लगाता, k(q) बटे r/2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये आवेश भी इस पर प्रतिकर्षण बल लगाता इस तरफ, कितना, k(q) अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोनों बल परिमाण में समान हैं, दिशा में विपरीत हैं, परिमाण में समान है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये संतुलन में हो सकता है। तो यदि दोनों बराबर के हैं और तीसरा ठीक बीच में रख दिया जाए तो संतुलन में रहेगा, साम्य में रहेगा। यदि ये ऋणात्मक होता तो बस इतना ही फर्क पड़ता कि ये q इसको अपनी ओर आकर्षित करता और वो q भी उसको अपनी ओर आकर्षित करता, दिशा विपरीत, परिमाण समान, फिर संतुलन में रहेगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि यदि दोनों आवेश सजातीय हैं तो तीसरा आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, उसकी प्रकृति क्या है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु यदि दोनों का परिमाण समान है तो उसे ठीक बीच में रखना चाहिए। जैसे किसी घर में 2 बच्चे हैं और माँ ये चाहती है कि दोनों को बराबर बराबर खाना मिले। यदि वो दोनों बराबर शक्ति के हैं, दोनों बराबर चालाक हैं, तो माँ उन खाना उन दोनों के बीच में रखती है, जितना हिस्सा ये खाएगा उतना ये खा लेगा। लेकिन यदि उनमें से एक थोड़ा खाने में तेज है, उसकी स्पीड फास्ट है, तो माँ क्या करती है, जो छोटा है उसकी तरफ थाली सरका देती है।
ताकि जो ताकतवर है उसको थोड़ा दूर तक जाने में बल लगाना पड़े, समय और श्रम लगाना पड़े, उतनी देर में कुछ छोटे वाला जल्दी खा ले, ताकि भोजन का बैलेंस दोनों में बराबर हो पाए। यही काम हमें यहाँ करना पड़ेगा। दोनों का परिमाण अलग अलग है, तो हमें संतुलन के लिए तीसरे आवेश को छोटे आवेश के पास रखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीसरे आवेश को जो हम Q लेके आ रहे हैं उसको 9e से, देखिए हमने थोड़ा मध्य स्थिति से इधर सरका दिया है, मान लीजिए x दूरी तक सरका दिया, हम यहाँ रख देंगे संतुलन के लिए। तो माना स्मॉल q को 9e से x सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ये हमने मान लिया। हालांकि प्रकृति अपने को दी गई नहीं है कि Q की प्रकृति क्या लें, लेकिन मैं आपको सिद्ध कर चुका हूं कि Q धनात्मक हो या ऋणात्मक कोई फर्क नहीं पड़ता यदि ये दोनों सजातीय है। मान लिया कि इस 9e के कारण इस Q पर प्रतिकर्षण बल लगता है और 4e के कारण भी Q पर प्रतिकर्षण बल लगता है। माना स्मॉल q 9e व 4e से सजातीय है। माने इन दोनों का आवेश प्लस है तो q भी प्लस का है, तथा 9e के कारण q पर बल F1 सदिश व 4e के कारण q पर बल F2 सदिश। तो ये बल लगाएगा प्रतिकर्षण इधर F1 और ये लगाएगा प्रतिकर्षण इधर F2। चूंकि स्मॉल q संतुलन में है, साम्य में है, अतः इस पर परिणामी बल F नेट that should be equal to 0। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि F1 जो है वो माइनस F2 के इक्विवेलेंट है, यानी दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने चाहिए। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों बलों का परिमाण समान होना चाहिए, दिशा में विपरीत होने चाहिए। चलते हैं, देखते हैं दोनों का परिमाण क्या है। F1 का परिमाण होगा K Q1 Q2 बटे बीच की दूरी का स्क्वायर। F2 होगा K Q1 Q2 बटे R में से x को घटाएंगे तो R माइनस x का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे K कटेगा, E और Q भी कट हो जाएंगे, तो यह आएगा 9/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेने पर तब हमें मिलेगा 9 का 3, ये r माइनस एक्स और ये प्लस माइनस 2x। एक बार धन चिन्ह लेते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 3r माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2x, तो 3r इज इक्वल्स टू 5x, तो हमें x का मान मिलेगा 3/5r, जिसको आप 0.6r भी कह सकते हैं। देख लीजिए ये 0.5r से ज़्यादा है। हमने शुरू में भी कहा था मध्य बिंदु से थोड़ा छोटे आवेश की तरफ होगा, देख लीजिए 0.6r है, 0.5r से थोड़ा ज़्यादा है। नेगेटिव चिन्ह लेने पर या ऋण चिन्ह लेने पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमें मिलेगा
3r माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2x। तो ये बनेगा 3r इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू हमें मिल गई 3r। और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है इसको देखते हैं। हमने कहा एक चार्ज है 9e, दूसरा चार्ज है 4e और तीसरा चार्ज सजात ये है यदि इसे 3r दूरी पर रख दिया जाए तो ये यहाँ कहीं होगा और दोनों आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो दोनों इसी दिशा में लगेंगे, तो परिणामी जीरो हो नहीं सकता। तो संतुलन के लिए जरूरी है कि तीसरा आवेश इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर बीच में ही कहीं रखा जाए। तो ये आंसर अस्वीकार्य है। तो फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 0.6r, 9e से 0.6r और 4e से 0.4r। तो हम कहेंगे अतः स्मॉल q को 9e से 0.6r तथा 4e से 0.4r दूरी पर रखा जाना चाहिए, और वो भी कहाँ, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, दोनों आवेशों के बीच में ही कहीं।